हीट आप जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट। यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू reach the temperature of it is the amount of heat energy required to raise the temperature of substance, 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 degree centigrade, 1 degree C, ठीक है। तो ये एक तरीके की हीट एनर्जी है जो क्या होता है, किसी सब्सटेंस की 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा थर्मल फिजिक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट, देयर आर टू टाइप्स of specific heat in gases. There are two types of specific heat in gases. पहला specific heat at constant volume, heat at constant volume, specific heat at constant volume, इसको हम कैसे लिखते हैं, specific heat at constant volume would be क्या, double Q by double T what at constant volume। यहाँ पर Q क्या है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो हीट एनर्जी डेल्टा Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसको डेवर U बाय डेवर T भी लिख सकते हैं। तो ये यूजुअली क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन करते हैं, मतलब एक तरीके से जो हीट है वो कितने वे में यूज होती है, जो हीट है वो 2 तरीके से यूज होती है। मैं पहला दूसरा लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। एट heat at constant pressure, दूसरा आप constant pressure लगा होता है, constant pressure वाला क्या होता है, Cp double Q by double T at constant pressure। तो constant pressure वाले को आप इंटरनल एनर्जी के टर्म में नहीं लिखते, U क्या है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, Q क्या है, हीट एनर्जी, ओके। तो अगर हम बात करें कि अगर हम बाहर से कोई हीट दे रहे हैं, मान लीजिए इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, if we are giving some heat, if some heat is given to substance, then it would be used in 2 ways। अगर हम हीट एनर्जी देते हैं किसी सब्सटेंस को तो 2 तरीके से यूज हो सकती है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं यूज। पहला, ठीक है, टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, दूसरा वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो अगर आप बाहर से कोई हीट दे रहे हैं किसी सॉलिड को या किसी गैस को तो 2 तरीके से यूज होती है। एक तो उस सॉलिड या गैस के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं उनकी एनर्जी को बढ़ाने में, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। दूसरा क्या हो सकता है, गैसेस यूजुअली क्या होती है, गैसेस स्पेसिफिक गैसेस की बात करें तो गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर होगा। तो गैस में क्या होता है, ये जो फोर्स होता है, ये वाला फोर्स, ठीक है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इनके बीच में लगता है वान डेर वाल्स फोर्स। अगर ये गैस है ना, अगर ये गैस है तो फोर्स कौन सा होगा, वान डेर वाल्स फोर्स होगा। वान डेर वाल्स फोर्स क्या है, वीक फोर्स है। जबकि अगर ये किसकी बात है, ये गैस के लिए, दिस इज गैस, दिस इज गैस। बट अगर सॉलिड होगा तो क्या होगा, इफ दिस इज अ सॉलिड देन मॉलिक्यूल्स एटम्स कैसे होंगे,
ऐसे टच कर रहे हो, इनके बीच में जो फोर्स होगा, इनके बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो या तो कोवेलेंट होगा या मेटालिक होगा या आयनिक होगा। तो क्या कैसा बॉन्ड होगा वो? दैट वुड बी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। ये फोर्स कैसा फोर्स है? वीक फोर्स। तो ये अरेंजमेंट कहां पर है? दिस अरेंजमेंट इज इन सॉलिड। तो यानी कि अगर आप गैस को थोड़ी सी भी हीट एनर्जी बाहर से देंगे तो वो दो तरीके से यूज होती है गैसेस के लिए होती है। इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। इसलिए गैसेस में हमने दो तरह की स्पेसिफिक हीट डिफाइन की है। पहला एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। हाउएवर, ठीक है, इन सॉलिड्स सब्सटेंस की जगह गैस कर दो। इन सॉलिड्स का है, हाउएवर इन सॉलिड्स, ठीक है, इन सॉलिड्स there is not much expansion on heating. In solid there is not much expansion of heating due to, किसकी वजह से? Due to strong forces between the atoms. However, in solid there are not much expansion on heating due to strong forces between the atoms. ठीक है, इसीलिए that's why Cp और Cv क्या होते हैं in case of solids? In case of solids, Cp and Cv are almost equal, ठीक है, in solid. तो गैसेस में हम दो अलग अलग डिफाइन करते हैं। However, in case of solids we define Cp almost equal to Cv. एक बात और थी यहाँ पर, if we assume harmonic motion, harmonic oscillation, लैटिस वाइब्रेशन में हम क्या पढ़ते हैं? ऑसिलेशन। तो if we assume harmonic oscillations of atoms in the solid, then there would be no thermal expansion. There would be no thermal expansion. ये कौन सी थ्योरी है? इस थ्योरी को बोलते हैं हार्मोनिक थ्योरी। इस थ्योरी को बोलते हैं हार्मोनिक थ्योरी। हमने क्या माना था? जो हर एक एटम है वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो जब तक वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना, तब तक सॉलिड में कोई एक्सपेंशन आएगा या नहीं? देयर वुड बी नो एक्सपेंशन, नो थर्मल एक्सपेंशन इन द सॉलिड, ठीक है। तो जो थर्मल एक्सपेंशन होता है किसकी वजह से होता है? थर्मल एक्सपेंशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यू टू एनहार्मोनिसिटी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यू टू एनहार्मोनिसिटी। तो जब तक हम मानते चल रहे हैं कि हार्मोनिक थ्योरी वैलिड है, एटम्स है हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, देयर वुड बी नो थर्मल एक्सपेंशन फॉर श्योर, नो थर्मल एक्सपेंशन फॉर श्योर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो Cp एंड Cv ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, गैसेस में अलग अलग होते हैं, बट इन सॉलिड एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन आता है स्पेसिफिक का। सॉलिड के अंदर एक अलग तरह का क्लासिफिकेशन आता है फॉर सॉलिड स्पेसिफिक हीट और इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, हीट कैपेसिटी। फॉर सॉलिड स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है, फॉर सॉलिड स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, ठीक है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इसका क्लासिफिकेशन अलग है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब ध्यान दीजिएगा, दो तरह की हो सकती है, वैसे तो और भी ज्यादा हो सकते हैं, पर मेनली दो ही। कैन बी ऑफ, मेनली बोल देता हूँ, कैन बी ऑफ मेनली टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स, दो तरह की होती है। पहला होती है लैटिस हीट कैपेसिटी, लैटिस हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट का दूसरा नाम हीट कैपेसिटी भी है, लैटिस हीट कैपेसिटी, ओके। अब आप जानते होंगे लैटिस जो है, ओके, उसका एनर्जी क्वांटा कौन है? फोनोन। उसका दूसरा नाम क्या हो गया? और फोनोनिक स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, फोनोनिक स्पेसिफिक या लैटिस स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, ठीक है, ओके। दूसरा, ठीक है, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। पहला है फोनोनिक स्पेसिफिक हीट, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, ओके।
तो इसको हम कहेंगे, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सी लैटिस। ओके, इसको हम डिनोट कर सकते हैं सी इलेक्ट्रॉनिक। तो इसको छोटा कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज सी एल। ओके, एंड तो इसको हम लिख सकते हैं सी इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया सी ई, सी एल एंड सी ई। ठीक, अब ये कैसे होता है? तो इसका सिंपल कारण है, एक मिनट दो। सर आवाज नहीं आ रही है। बोल ही नहीं रहे सर। एक मिनट, तो एक मिनट। ओके, तो मैं कह रहा था, आई एम ऑडिबल? यस सर। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है तो उसके अंदर क्या हो सकते हैं? इट कुड कंटेन लैटिस। लैटिस मतलब, ठीक है, ये लैटिस हो सकता है। इसमें क्या हो सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें हो सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इस सॉलिड को हीट करेंगे, यहाँ से हीट कर रहे हैं मान लीजिए, तो किस किसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता है? इट विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ लैटिस, मतलब लैटिस की एनर्जी को बढ़ा सकता है। और किसकी बढ़ा सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ये कौन सा सॉलिड है? अगर ये मेटालिक सॉलिड है तो, अगर ये मेटालिक सॉलिड है, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये मेटालिक सॉलिड है तो ये इंटरनल एनर्जी ऑफ लैटिस बढ़ा सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा सकता है। ठीक, अगर ये एक इंसुलेटिंग सॉलिड होगा, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये इंसुलेटिंग सॉलिड होगा तो क्या होगा? इसमें सिर्फ क्या होंगे? लैटिस होंगे। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो कौन सी स्पेसिफिक हीट आएगी सिर्फ? In case of insulating solid, only lattice one will come. In case of metallic solid, both will come. Okay? तो दो तरह की स्पेसिफिक हीट मैंने बता दी, अकॉर्डिंगली आप लेंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लेंगे। ओके, ठीक है। अब जो लैटिस स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वो कहाँ से आएगी? वो भी इसी बात है, लैटिस की जो स्पेसिफिक हीट होगी वो किससे लिंक अप होगी? दैट वुड बी लिंक टू लैटिस वाइब्रेशंस। ठीक है, तो हम पहले लैटिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ temperature dependence of lattice specific heat. Temperature dependence of lattice specific heat can be defined by three theories. तीन थ्योरी हैं जो उसको डिफाइन करती हैं। थ्री थ्योरीज, पहला, ठीक है, थ्री थ्योरी। तो पहले मैं ले रहा हूँ पहली थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ
theory of lattice specific heat, इसको हम बोलते हैं डुलॉन्ग पैकेट्स लॉ, डुलॉन्ग एंड पैकेट्स लॉ। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट। किसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ? लैटिस स्पेसिफिक हीट। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था। ठीक है, ओके। तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या अजम्पशन है पहले आप ये लिख लीजिए, और उनको याद भी करना है आपको। अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन है थ्योरी का, ईच वाइब्रेटिंग एटम, ईच वाइब्रेटिंग एटम इज equivalent to a classical harmonic oscillator। Each vibrating atom is equivalent to a classical harmonic oscillator। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने पढ़े होंगे, दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक मिनट दो भाई। What I was saying, each vibrating atom is equivalent to a classical harmonic oscillator, पहला। ठीक है, आगे क्या है? इस थ्योरी में क्या असम्पशन लिया गया है? इस थ्योरी में माना गया है कि these atoms are vibrating independently, with these atoms are vibrating independently with same fundamental frequency। These atoms are vibrating independently with same fundamental frequency। ओके, तो दूसरा असम्पशन ये है कि एटम्स, हर एक वाइब्रेटिंग एटम किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, हर एक वाइब्रेटिंग एटम किसके इक्विवेलेंट है? क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। ठीक है, और जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट करेंगे सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस असम्पशन के अंडर में क्या बनती है थ्योरी, स्पेसिफिक क्या बनती है। तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर a solid, let us consider a solid with n atoms per mole, n atoms per mole। ठीक है, अब आपको पता होगा क्या, क्लासिकली हर एक एटम क्या है? ईच एटम each atom is 3D classical harmonic, 3D क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कितने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे? देयर वुड बी
एन 3D क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर 3n तो एनर्जी क्या है एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर एट टेम्परेचर T और केवीटी वुड बी कितनी होगी एक ऑसिलेटर एक 3D ऑसिलेटर की एनर्जी जो होगी वो होगी 3 kV ईच ऑसिलेटर कंटेन्स दिस मच एनर्जी ये कहां से आया है ये क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम से आया है क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है वो कहती है कि हाफ केवीटी विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन एनर्जी ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन एनर्जी विल कंट्रीब्यूट हाफ केवीटी और कितनी क्वाड्रेटिक टर्म होगी टोटल एनर्जी में टोटल एनर्जी विल कंटेन 6 क्वाड्रेटिक टर्म 3 काइनेटिक और 3 पोटेंशियल क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है एनर्जी जो होती है उसको हम लिख सकते हैं क्लासिकल तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी को रिटर्न है 1/2 m 3 टर्म आएंगी काइनेटिक px² + py² + pz² ये काइनेटिक टर्म होगी प्लस पोटेंशियल क्या हो गया 1/2 k x² + y² + z² तो 6 टर्म हो गई 6 में हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 kVt तो 6 डिवाइडेड बाय 2 kVt तो आंसर कितना आएगा 3 kVt ठीक है तो 3 kVt एक ऑसिलेटर लेना अब यहाँ पर क्या है उनको कैसे माना गया है वो वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं कपल्ड मोशन कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली माना गया सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो क्या होगा तो आप बताइए इस सॉलिड के पास कितने ऑसिलेटर हैं n 3D ऑसिलेटर है एक की एनर्जी निकाल ली हमने या आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3n क्या 1D ऑसिलेटर या तो आप कहो n 3D ऑसिलेटर्स हैं या क्या कह सकते हो आप 3n 1D ऑसिलेटर्स हैं तो अगर आप 1D की एनर्जी लिखते तो क्या होती अगर आप 1D की एनर्जी लिखते तो क्या होती बताइए 80 अगर आप 1D लिखते 1D की एनर्जी लिखते आगे लिख देता हूं इफ यू राइट डाउन एनर्जी ऑफ 1D तो केवी ओनली तो या तो आप क्या करो 1D की एनर्जी को कितनी बार जोड़ोगे अगर आप 1D एनर्जी लिखते हैं ठीक है तो कितने टाइम्स सम करोगे उसको तो टोटल मैं लिख रहा हूं यहां पर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड क्या होगी सॉलिड की इंटरनल एनर्जी होगी समेशन कहां से कहां तक जाएगा समेशन विल गो फ्रॉम 1 to 3 1 to n अगर आप किसको ले रहे हैं 3D ले रहे हैं या क्या होगा समेशन 1 to 3n अगर आप क्या ले रहे हैं 1D एक ही बात है तो कितनी बार सम करेंगे इसको क्या जाएगा आंसर दोनों से ही both will give you same answer इक्वेशन नंबर 3 ओके तो बताइए स्पेसिफिक हीट लैटिस स्पेसिफिक हीट क्या होगी 3n स्पेसिफिक हीट ये कौन सी है क्लासिकल ठीक है क्लासिकल इसको आप निकाल सकते हैं CL क्लासिकली नेवर बी सॉलिड बाय टेम्परेचर अब हार्मोनिकली कह रहे तो आप चाहे वॉल्यूम लो या प्रेशर लो क्या होगा इट वुड बी सेम क्या आएगा 3 kV n kV को हम यूजुअली R लिख देते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नंबर 4 हो जाएगा तो व्हाट दिस थ्योरी से कंक्लूजन क्या है कंक्लूजन क्या है n kV को R लिखते हैं अगर n क्या है नंबर ऑफ एटम्स पर मोल है kV इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो इसको आप R लिख सकते हैं कंक्लूजन क्या है क्लासिकल थ्योरी कहती है लैटिस स्पेसिफिक हीट क्या है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लैटिस स्पेसिफिक हीट इज लैटिस स्पेसिफिक हीट is constant and independent of temperature यानी कि वो कहते हैं सभी टेम्परेचर्स पर क्या होता है वो सेम रहती है कांस्टेंट रहती है ठीक है तो ये थ्योरी वैलिड है या फेल्ड है तो मैं इसका बता देता हूँ वैलिड दिस थ्योरी remains valid at high temperatures but fails at low temperatures
तो कहाँ वैलिड है कहाँ फेल है, हाई पर वैलिड है और लो पर फेल हो गया। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो जो ग्राफ आता है सी लैटिस वर्सेस सी लैटिस वाई एक्सिस पर होगा वर्सेस टेम्परेचर और एक्स एक्सिस क्या आती है, ये क्या आएगी कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, किसके बराबर कांस्टेंट, 3R। 3R। ओके, तो इसका प्लॉट है, तो कब फेल होती है कब वैलिड रहती है, इट फेल्स एट लो टेम्परेचर एंड रिमेंस वैलिड एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो इसमें क्या असम्पशन माने गए थे ये आपको याद रखना है, इसका रिजल्ट क्या आया वो याद रखना है, इसकी वैलिडिटी और फेलियर क्या है वो याद, बस। ठीक, तो ये थ्योरी लो टेम्परेचर पर फेल हो गई। ओके, जब फेल हो गई तो हमें कोई और थ्योरी लेनी पड़ेगी तो डिफाइन लैटिस कैपेसिटी। दूसरे नंबर की थ्योरी क्या है, इस पर हमने 1 नंबर डाल दिया था ना, तो एक दे दो। ओके, तो नंबर 2 क्या है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट, इसका क्वांटम थ्योरी आती है। क्वांटम थ्योरी दो होती है, एक होती है डिवाइड थ्योरी, एक होती है आइंस्टाइन थ्योरी। तो पहले कौन सी थ्योरी आई थी, आइंस्टाइन। तो ये क्वांटम थ्योरी है गिवन बाय आइंस्टाइन। ठीक, इसके असम्पशन क्या, इसके असम्पशन बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी जैसे हैं, एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ईच वाइब्रेटिंग एटम इज इक्वल टू अ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, बट यहाँ पर क्या होगा, ईच वाइब्रेटिंग एटम is equivalent to a quantum harmonic oscillator. Each vibrating atom is equivalent to a quantum harmonic oscillator. Classical नहीं है इसका। नंबर 2, दूसरा assumption सेम है, all the atoms are vibrating independently. All the atoms are vibrating independently with same fundamental frequency. Same fundamental frequency. यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या है, सेम है। तो क्या चेंज है, बस क्लासिकल थ्योरी से एक चेंज है, वो क्या है, क्वांटम वर्ड लगा है क्लासिकल थ्योरी। दिस इज द ओनली चेंज हियर। ओके, तो अब जो एनर्जी का जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या माना गया था, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम से एनर्जी निकाल दी गई थी, ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो फिर से वही बात है, लेट इट कंसीडर solid with n atoms. That is considered solid with n atoms per mole. That is considered solid with n atoms per mole. ठीक है, तो फिर से वही बात होगी, या तो आप क्या मानो, या तो आप मानो क्या, देयर आर, क्योंकि इंडिपेंडेंट मोशन है ना, 3n क्या है, n क्या है, 3D ऑसिलेटर है, या उसकी जगह पे आप ये भी मान सकते हो, देयर आर 3n 1D ऑसिलेटर्स। तो आपको क्या करना है, बस एक 1D ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकालकर 3n से मल्टीप्लाई कर देना, इतना करना है बस। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, क्वांटम ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर एट टेम्परेचर T इज क्या होगी, आपको पता होगा एवरेज एनर्जी ऑफ 1D ऑसिलेटर। सर 1D में n और 3n और 3D में n कैसे, n प्लस आप क्वेश्चन लेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि एक एटम में कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन है, एक एटम के पास कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन, 3 मोड ऑफ, एक एटम के पास कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन है,
3 ओके। तो n एटम्स के पास कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे? 3n। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3n 1D ऑसिलेटर हो गए अभी। यस सर। भाई एक में एक 3 में कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम 1D मान लें तो कितने हो गए? 3n। 3n को आप क्या कह सकते हैं और अदर वर्ड वी कैन कॉल इट टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि पूरा सॉलिड कितने मोड में वाइब्रेट कर सकता है? 3n। टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के पास 3n मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मैं एक 1D सॉलिड की, ठीक है, क्या निकाल रहा हूँ? एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी कितनी होती है? वो होती है 1/2 H क्रॉस ओमेगा, ओमेगा नॉट ले लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी, प्लस टेम्परेचर डिपेंडेंट टाइम कितनी आती है? H क्रॉस ओमेगा नॉट e पावर H क्रॉस ओमेगा टाइम्स 1, ये आती है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी। यहाँ क्या है? वह ओमेगा नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ओके, ये हो गया। तो ये तो होगी कौन सी एनर्जी? 0 पॉइंट एनर्जी, प्लस उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और ऐड होगी। तो आप जानते होंगे कि आपने जब वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप की स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो टर्म आती है, ये वाला टर्म, वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स में आता है? बोथ आइंस्टाइन में आता होगा 1/this। ये वाला जो टर्म आता है, ये जो आता है 1/this, ये किसका टर्म है? किसका? एवरेज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है। These are average number of oscillators for both Einstein theory statistics, both Einstein statistics, ठीक है, ये है। ओके, तो 1D कितनी होगी? तो सॉलिड की टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? सॉलिड की, पूरे सॉलिड के लिए 3/2 H कट ओमेगा नॉट बाय ओमेगा नॉट प्लस 3 H कट ओमेगा। यस। तो सिंपल कितनी होगी इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। तो क्या करना है सॉलिड के लिए? इंटरनल एनर्जी के लिए 3n लीटर, 3n मोड ऑफ वाइब्रेशन सॉलिड के पास, और एक मोड की एनर्जी कितनी है? एक मोड की एनर्जी, ये क्या है? टोटल मोड, और एक मोड की एनर्जी कितनी है? एनर्जी ऑफ वन मोड, एनर्जी ऑफ सर हम ये ग्राउंड स्टेट की देते थे एनर्जी हाफ H क्रॉस। ग्राउंड स्टेट की कहाँ है? उससे टर्म नहीं जुड़ी हुई टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर वाली टर्म नहीं जुड़ी हुई है। यस सर। फिर अगर आप टेम्परेचर को 0 करोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर को 0 करोगे तो क्या होगा? नीचे टेम्परेचर को 0 करोगे तो क्या होगा? e पावर इंफिनिटी, यहाँ यस सर 0 जाएगा, -1, तो 0 आएगा ना। टेम्परेचर 0 पर 0 पॉइंट एनर्जी रह जाएगी। यस सर। सर बट टेम्परेचर जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें हम ये पढ़ते हैं ना n + हाफ H क्रॉस ओमेगा नॉट, तो इसीलिए डाउट हो गया। अच्छा, तो n प्लस मतलब अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में ले जाना चाहते हो तो आप n प्लस हाफ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक, लगा सकते हो, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती ना वाली टर्म, तो इसलिए क्या है इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। n क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ पे? n को टेक वैल्यूज 0 1 2 3 ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन मोड, एनर्जी ऑफ वन मोड। सॉलिड के पास टोटल कितने मोड हैं? 3n, उनमें से एक मोड की एनर्जी इतनी है, तो आप इसको यहाँ लिख दो, तो कितना हो गया? 3n, ठीक है। अगर वो अपनी क्या है? ग्राउंड स्टेट में है, बिल्कुल ठीक है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, तो कितनी एनर्जी होगी? इफ इट इज इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो उसकी एनर्जी होगी ये प्लस, इससे हमारा कुछ इसका से भी चीज का फर्क नहीं पड़ने वाला, e पावर। अब इसमें क्या करो आप, ये मैं किसमें मानकर चल रहा हूँ? ग्राउंड स्टेट। तो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट, अब ये पेज पे चलो, स्पेसिफिक हीट ऑफ सर बैक स्लाइड एक
ठीक है एक्सप्लेन। थैंक यू। सर यहाँ एन का टर्म नहीं लेंगे? ग्राउंड स्टेट क्या है तो? अच्छा ग्राउंड स्टेट। ठीक। ओके तो हाँ, तो स्पेसिफिक हीट निकाल रहे हैं हम। स्पेसिफिक हीट में जो ये वाला टर्म है ना, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ सॉलिड, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ सॉलिड। तो ये वाला टर्म कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर? 3n h क्रॉस ओमेगा नॉट, ये तो ऐसे आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा इस वाले पार्ट का। क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन? e पावर h क्रॉस ओमेगा नॉट kBT माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, देयर वुड बी नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस आएगा ना। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? e पावर इसका, ये आ जाएगा e पावर h क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर kBT, ये हो जाएगा। और फिर किसका होगा? फिर होगा इसका, तो बनेगा क्या यहाँ पे? दूसरा टर्म बनेगा माइनस नॉट ओवर kBT स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो वो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। CV कितना होगा? 3n। ओके, काम करते हैं, kB से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so that it will become h cross omega naught over kBT whole square, 3n kB this, okay, and e power h cross omega naught over kBT divided by h cross omega naught minus 1 का whole square। ये बनेगा स्पेसिफिक हीट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट है वो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। ओमेगा नॉट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, क्या? h क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर kb, इसकी डायमेंशन लेगा, इट विल टेक द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, उसको हम लिख रहे हैं थीटा ई, आइंस्टाइन टेम्परेचर। अभी तो आइंस्टाइन टेम्परेचर है ना, ये कोई रियल टेम्परेचर नहीं है, ओके, ये एक रेफरेंस टेम्परेचर है। आइंस्टाइन टेम्परेचर इज अ रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है, इट इज अ रेफरेंस टेम्परेचर। आइंस्टाइन टेम्परेचर जो है वो एक रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर कैसे काम करता है? रेफरेंस टेम्परेचर काम करता है, अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा होगा तो हाई की कैटेगरी में आएगा, और टेम्परेचर उससे कम होगा तो लो की कैटेगरी में आएगा। तो अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था कि सब टेम्परेचर पर एक जैसा बिहेवियर आया था पिछली बार, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिमिटिंग केसेस हम देखते हैं। लिमिटिंग केसेस, इसके लिमिटिंग केसेस हम देखते हैं। तो पहला लिमिटिंग केस है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर का मतलब होता है अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर आइंस्टाइन टेम्परेचर से कम है तो वो लो माना जाएगा। अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर आइंस्टाइन टेम्परेचर से कम है, रेफरेंस टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज आइंस्टाइन टेम्परेचर। इट वुड बी कंसीडर्ड एज लो टेम्परेचर, आइंस्टाइन से कम तो लो। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं जरा। ये जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या बनेगी आइंस्टाइन टेम्परेचर के टर्म्स में? CV, NKB को R लिख लेते हैं, तो R, इसको लिख लेते हैं थीटा E बाय T, क्योंकि H क्रॉस ओमेगा नॉट ओवर kb बन गया थीटा E। ओके, ऊपर क्या बन गया न्यूमरेटर में थीटा E बाय T, नीचे क्या बन गया थीटा E बाय T माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्पेसिफिक हीट आइंस्टाइन टेम्परेचर। अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थीटा E बाय T जो है वो क्या होगा, ठीक है, 1 से बहुत ज्यादा होगा, 1 से बहुत कम होगा, ठीक है, थीटा E बाय T ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा। ये कंडीशन बन रही है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो आप समझिए कि जो ये है जो थीटा E बाई T है, यानी कि आप ऐसे समझो x बहुत ज्यादा है 1 से, तो
e टू द पावर x क्या होगा? 1 से बहुत ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा सर। अगर x 1 से ज्यादा होगा तो e पावर x 1 से बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो आप इस वाले 1 को किसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका बिहेवियर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली? इसका बिहेवियर आएगा थीटा e बाई टी, ओके, e पावर माइनस थीटा e बाई टी। ये आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर है। तो लो टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा है स्पेसिफिक हीट का? एट लो टेम्परेचर आप देखते हैं देयर आर टू बिहेवियर, दो बिहेवियर है। क्या क्या बिहेवियर है स्पेसिफिक हीट के? दो बिहेवियर क्या क्या है? एक तो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, एक तो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है और साथ में है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। अब इसमें से कौन सा बिहेवियर डोमिनेंट होगा? विच बिहेवियर वुड बी डोमिनेंट Usually proportional to 1 by एट t लो square. टेम्परेचर? एक्सपोनेंशियल या 1 बाय टी स्क्वायर? 1 by t square. 1 by t square. 1 बाय टी स्क्वायर वुड बी डोमिनेंट। नहीं, एक्सपोनेंशियल, टी स्क्वायर नहीं, एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों बिहेवियर में से ठीक है, कौन सा बिहेवियर डोमिनेंट होगा? ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला जो बिहेवियर है वो डोमिनेंट होगा। तो आउट ऑफ these two, ठीक है, out of these two the exponential term would be dominant। एक्सपोनेंशियल टर्म वुड बी डोमिनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो है डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल टर्म जब डोमिनेंट होगी तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एट लो टेम्परेचर specific heat at low temperature specific heat increases exponentially with temperature, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी या घटेगी? वो वैकेंसी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो स्पेसिफिक हीट है वो बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर। घटेगी। ये वाली टर्म तो कहती है घटेगी 1 बाई टी स्क्वायर, बट एक्सपोनेंशियल टर्म क्या कहती है? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी सर। घटेगी। आप ये बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर थीटा ई बाई टी बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा सर। और माइनस थीटा ई बाई टी क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा ई बाई टी क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी या घटेगी? इट विल इंक्रीज। और इंक्रीज का बिहेवियर क्या होगा? ठीक है, जो इंक्रीज है उसका बिहेवियर होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। इंक्रीज का जो बिहेवियर होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये लो टेम्परेचर पर कहते हैं स्पेसिफिक हीट बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ठीक है, बट हाई टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा होगा वो देखते हैं। हाई टेम्परेचर पर कैसा बिहेवियर होगा वो देखते हैं। सर ये लो टेम्परेचर जो हम बोल रहे हैं कितना लो है? वही तो आइंस्टाइन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लो या हाई का जो रेफरेंस आता है, ठीक है, वो आइंस्टाइन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आता है। ठीक है, अब आइंस्टाइन टेम्परेचर क्या है? ये अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग होता है। आइंस्टाइन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, कितना होता है ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। कितना होगा ये उसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा। अब ना इसका बिहेवियर देखते हैं। अब देखते हैं हाई टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा है। नंबर टू एट हाई टेम्परेचर।
एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब है अगर सॉलिड का टेम्परेचर उसके आइंस्टाइन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है उसको हम हाई की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो थीटा ई बाई टी है वो बहुत छोटा होगा किससे, 1 से। दैट वुड बी वेरी वेरी लेसर देन दैट। ये होगा। ओके, इसको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में ये कम होगा तो 2 वैकेंसी। हम एक्सपोनेंशियल को क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस थीटा ई बाई टी। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, ई पावर एक्स है ना अगर, तो 1 प्लस एक्स मतलब थीटा ई बाई टी। इतना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वी वुड बी, सी वी वुड बी 3r थीटा ई बाई टी होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, 1 प्लस थीटा ई बाई टी। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस थीटा ई बाई टी होल स्क्वायर। यहाँ पर व्हाट वुड बी कैंसिल, वुड बी कैंसिल। तो इससे क्या होगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म वुड बी कैंसिल। और यहाँ पर कौन सी टर्म है, ये बहुत कम है, तो क्या होगा अप्रोक्सीमेट आंसर, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो व्हाट दिस इक्वेशन सेज, दिस इक्वेशन सेज दैट एट हाई टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। एट हाई टेम्परेचर सी सी एल है, लिख रहे थे ना हम इसको, वी आर राइटिंग इट एज सी एल, सी लैटिस। तो एट हाई टेम्परेचर सी एल लैटिस स्पेसिफिक हीट क्या होगा, लैटिस स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब है लैटिस स्पेसिफिक हीट would be independent of what, independent of temperature, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी कहती है, दिस इज सेड बाय आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी कहती है सर। ओके, तो ये हो गया। तो अब ये थ्योरी फेल हो गई या सक्सेस हो गई, दिस थ्योरी इज फेल और दिस थ्योरी हैज सक्सेस, दिस थ्योरी इज फेल। ठीक है, कहाँ फेल होगी, हाई टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर। दिस थ्योरी विल फेल एट लो टेम्परेचर्स। तो कंक्लूजन क्या है इसका, ठीक है, दिस थ्योरी remains valid at high temperatures but fails at low temperatures. This theory remains valid at high temperatures but fails at low temperatures because experiments show that remains valid at high temperature because experiments show that at low temperature specific heat varies as TQ, varies as TQ। ठीक है, तो ये थ्योरी हाई पर वैलिड रहती है और लो पर फेल हो जाती है। ठीक है, इसलिए ठीक है ये कंक्लूजन आते हैं। सर लास्ट स्लाइड दिखाइए। ये लास्ट, ओके सर, थैंक यू। आगे कर लीजिए। ओके, तो आप इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, आइंस्टाइन थ्योरी में दिखता है।
graph would be like this. तो अगर हम क्या करें, इस एक्सिस पर क्या लें, की लैटिस लें, इस एक्सिस पर हम लें की लैटिस. ओके, तो हमारे पास एक और थ्योरी आएगी आगे, इसको हम बोलेंगे डिवाइड थ्योरी. तो 3 थ्योरी होंगी बेसिकली. तो ये क्या है, ये रिलेटिव टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बाय थीटा है. ओके, टेम्परेचर बाय रेफरेंस टेम्परेचर. तो 3 थ्योरी होगी, आई टोल्ड यू. तो ये जो आइंस्टाइन वाला बिहेवियर है वो इस तरह का होगा, एक्सपोनेंशियल होगा लो टेम्परेचर पर, बट इवेंचुअली क्या होगा, किसको मैच करेगा इवेंचुअली, इट विल बिकम कांस्टेंट. किसको मैच करेगा, 3R को. ओके, तो आइंस्टाइन टेम्परेचर के लिए ये बिहेवियर होगा. आप जानते हैं ये वाला बिहेवियर किसके लिए है, ये दिस बिहेवियर, क्लासिकल. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड क्लासिकल. बट अगर आप देखें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ना थोड़े डेविएट करते हैं इससे. एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किसके जैसे होंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वुड बी सेम एज डिवाइड, जो मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं. तो अल्टीमेट थ्योरी कौन सी है, लैटिस थ्योरी की, ठीक है, डिवाइड थ्योरी. ओके, तो ये होगा हमारा बिहेवियर टेम्परेचर के साथ. ठीक है, टेम्परेचर के साथ बिहेवियर. तो अब जरा देखते हैं क्या बनेगा. सो कौन कौन सी थ्योरी हमने कर ली, क्लासिकल कर ली और आइंस्टाइन कर ली. दोनों ही फेल हो गई. दोनों ही कहाँ वैलिड है, दोनों ही वैलिड है हाई टेम्परेचर पर, बट दोनों ही फेल होती है कहाँ पर, लो टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी थ्योरी लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरी अल्टीमेट थ्योरी है ये इसकी. नंबर 3 थ्योरी इज डिवाइड थ्योरी. डिवाइड थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक, लैटिस स्पेसिफिक डिवाइड थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक. ठीक है, तो व्हाट डिवाइड थ्योरी सेज, क्या असम्पशन है इसके. इसके असम्पशन थोड़े से अलग हैं. तो पहले तो क्या है, नंबर 1 असम्पशन, ईच वाइब्रेटिंग एटम इज इक्विवेलेंट टू अ क्वांटम हार्मोनिक. ईच vibrating atom is equivalent to a quantum harmonic oscillator. Each vibrating atom is equivalent to a quantum harmonic oscillator. ये बिल्कुल assumption वैसा ही है जैसा इसमें था. जब एक्स स्लाइड शो करना. ठीक है, जैसा assumption किसमें था, आइंस्टाइन थ्योरी में, क्वांटम हार्मोनिक. नंबर 2, ठीक है, all the oscillators are not vibrating at the same fundamental frequency. ठीक है, तो frequency of vibration of the frequency of vibration of oscillators is not same for all, but it is in a range. Frequency of oscillation of is not same for all. It is in a range of, frequency जो है वो एक रेंज में है, 0 से लेकर कहाँ तक, ओमेगा डी तक. जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, वो क्या है, एक रेंज में है. ओमेगा डी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा डी इज डिवाइस. तो डिवाइस फ्रीक्वेंसी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये है हाईएस्ट कट ऑफ. It is the highest frequency. It is the highest frequency. ठीक है, below which, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी से कम होगी below which, ठीक है, वाइब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड.
मतलब एक तरीके से आप ऐसे ले सकते हो, वो क्लासिकल क्वांटम की लिमिट है, ठीक है, बिलो विच वाइब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड। जैसे यहाँ पर आप चेक करिए, यहाँ पर हमने आइंस्टाइन टेम्परेचर को क्या लिया, ठीक है, हियर वी टुक आइंस्टाइन टेम्परेचर एज अ रेफरेंस टेम्परेचर, वी टुक आइंस्टाइन टेम्परेचर एज अ रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर आइंस्टाइन टेम्परेचर से कम होगा, अगर टेम्परेचर आइंस्टाइन टेम्परेचर से कम होगा तो उसको हम लो कहेंगे, और टेम्परेचर अगर आइंस्टाइन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो उसको हम हाई कहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर हम आइंस्टाइन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लें ओमेगा ई, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, अगर हम एक आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो कैसे काम करेगी, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी ऐसे काम करेगी जैसे आप देखते हैं हाई टेम्परेचर पर कौन सी थ्योरी वैलिड होती है, क्लासिकल रिजाइन में चला जाता है जहां पर क्वांटाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी भी कैसे काम करेगी, आइंस्टाइन फ्रीक्वेंसी भी ऐसे काम करेगी जैसे क्या होगा, क्लासिकल क्वांटम की लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं। तो वैसे क्या है, डिवाइड टेम्परेचर है, यहाँ पर डिवाइड फ्रीक्वेंसी है, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा टेम्परेचर आएगा, डिवाइड टेम्परेचर आएगा, जो किसको डिफाइन करेगा, जो डिफाइन करेगा कि भाई हाई या लो की लिमिट जो है ना वो क्या है, वो ये डिफाइन करेगा, ठीक है। हाई या लो की जो लिमिट है, ठीक है, वो कहाँ से डिफाइन होगी, इससे डिफाइन होगी, ठीक है। तो अच्छा ये हो गया नंबर 3 क्या, हम पिछली बार कह रहे थे कि उनके ऑसिलेशंस क्या है, जो जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उनके ऑसिलेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट इस थ्योरी में माना गया है, ठीक है, ऑल द ऑसिलेटर्स आर परफॉर्मिंग coupled motion, all the oscillators are performing coupled oscillations, coupled oscillations या independent oscillations, coupled oscillations, not independent oscillations, all the oscillators are performing coupled oscillations, not independent oscillations, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो डिवाइस है, ठीक है, उन्होंने एक कंसेप्ट लिया किसका, उन्होंने कंसेप्ट लिया किसका, डेंसिटी ऑफ मोड्स का। उन्होंने कहा उन्होंने कंसेप्ट लिया किसका, डेंसिटी ऑफ मोड्स। उन्होंने कहा जो डेंसिटी ऑफ मोड्स जो होता है उसको हम लिखते हैं डी ओमेगा, इसको हम लिखते हैं डी एन बाय डी ओमेगा। ये कितना हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी इंटरवल, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स, ठीक। पिछली बार क्या कहा गया था, जो मोड है, नंबर ऑफ मोड्स है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। तो बोथ इन क्लासिकल थ्योरी एंड आइंस्टाइन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड आइंस्टाइन थ्योरी assume that number of modes of vibration are frequency independent, classical theory and Einstein theory में क्या माना गया कि number of modes of vibration are frequency independent। तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो क्या है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, हर फ्रीक्वेंसी पर सेम मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे या डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे। कितने टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है इस थ्योरी में, कितने टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं सॉलिड के पास, 3n, टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं 3n। तो वो कहते हैं कि सभी फ्रीक्वेंसीज पर 3n के 3n ही एक्टिव होंगे या कुछ कम एक्टिव होंगे। तो आइंस्टाइन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी कहती है क्या कि हर टेम्परेचर पर कितने मोड एक्टिव होंगे, 3n, ओके। 3n क्या है, टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, और सब और एट ऑल फ्रीक्वेंसी 3n के 3n ही एक्टिव होंगे, क्योंकि आप चेक कर लो जाके शायद। उन्होंने एनर्जी निकालने का तरीका क्या है उनका, इनका एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, देखो क्या कर रहे हैं वो, बट दे आर डूइंग, वो कह रहे हैं भाई सारे के सारे मोड, एक मोड की एनर्जी निकालो, एक मोड की एनर्जी निकालो और 3n से मल्टीप्लाई कर दो। फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर ही नहीं है, ये भी यही करते हैं। क्या करते हैं, एक मोड की एनर्जी निकालो ये रही और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3n। तो टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन 3n है, तो वो हर फ्रीक्वेंसी पर इतने ही है ना, वो क्या ले रहे हैं उसको, दे आर टेकिंग दैम फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट ले रहे हैं
तो एट ऑल फ्रीक्वेंसीज दीज मोड्स वुड बी एक्टिव, या कोई फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंडेंस है उसका. सो दी 3n मोड्स जो होंगे, 3 के 3n मोड्स क्या होंगे, ठीक है, दे वुड बी एक्टिव, दे वुड बी एक्टिव एट ऑल फ्रीक्वेंसी. सारे के सारे मोड सभी फ्रीक्वेंसीज पर एक्टिव होंगे. बट डिवाइस थ्योरी क्या कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा. ओके, सारे के सारे मोड हर फ्रीक्वेंसी पर एक्टिव नहीं होंगे. ओके, बट डिवाइस थ्योरी से, व्हाट डिवाइस थ्योरी से, बट डिवाइस थ्योरी says that low frequency modes would be active at low temperatures. डिवाइस थ्योरी क्या कहती है, लो फ्रीक्वेंसी मोड वुड बी एक्टिव एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एंड ऑल द मोड, सारे के सारे मोड कहां एक्टिव होंगे, ऑल द मोड्स वुड बी एक्टिव एट हाई टेम्परेचर्स. सारे के सारे मोड कहां एक्टिव होंगे, हाई टेम्परेचर पर. तो ये थ्योरी कहती है लो टेम्परेचर पर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी मोड एक्टिव होंगे 3n में से, और हाई फ्रीक्वेंसी पर सारे होंगे, हाई टेम्परेचर पर सारे होंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मोड जो है वो 3n लेने हैं हाई टेम्परेचर पर. 3n तो टोटल मोड है ना, उनमें से जब लो टेम्परेचर होगा तो सारे के सारे एक्टिव थोड़ी ना होंगे 3 के 3n, उनमें से कुछ कम एक्टिव होंगे. ठीक है, बट जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब 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 टेम्परेचर हाई होगा तो सारे मोड एक्टिव होंगे 3 के 3n. इसलिए क्या हो रहा था, जब हम 3n लेकर काम कर रहे हैं तो हाई टेम्परेचर पर तो सही रिजल्ट आ रहे हैं, इससे भी और इससे भी, है ना. बट जब हम लो टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो रिजल्ट दोनों के गलत हैं. उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि ये क्या कर रहे हैं कि जितने टोटल मोड है ना सॉलिड के पास 3 के 3n, उनको हर फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट करा दे रहे हैं, क्योंकि वो उसको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं फ्रीक्वेंसी. तो टोटल मोड कब एक्टिव होंगे, हाई टेम्परेचर पर, बट लो टेम्परेचर पर कुछ कम मोड एक्टिव होंगे या सारे के सारे एक्टिव होंगे, कुछ कम होंगे 3n में से. ओके, इसीलिए हमने किसका कंसेप्ट लिया है, डेंसिटी ऑफ मोड्स का. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मोड्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, और इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ हम इसको डेंसिटी ऑफ मोड्स कह रहे हैं. जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जाऊंगा या बैंड थ्योरी में जाऊंगा तब मैं इसको बोलूंगा डेंसिटी ऑफ स्टेट. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट और डेंसिटी ऑफ मोड्स में कुछ खास फर्क नहीं है. ओके, डेंसिटी ऑफ स्टेट और डेंसिटी ऑफ मोड्स में कुछ खास अंतर नहीं है. यहाँ जब हम इसको डी ओमेगा लिखते हैं तो लिखते हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स. ठीक है, और जब हम इसको डी ई लिख देते हैं, समझ मेरी बात, अगर मैं इसी को डी ई लिख दूं यहाँ पर डी ई, और इसको लिख दूं डी एन बाई डी ई. ओके, जहां पर ई क्या है, तो ये क्या है, एनर्जी. डेंसिटी ऑफ स्टेट है ना. तो ई यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है, एनर्जी. आप जानते हैं एनर्जी और ओमेगा में कुछ खास फर्क होता है क्या, क्या रिलेशन होता है, E equals to S cut omega. एच क्रॉस ओमेगा. तो एच क्रॉस का ही फर्क है, मतलब कांस्टेंट का फर्क है ना. तो डेंसिटी ऑफ मोड और डेंसिटी ऑफ स्टेट में कोई खास फर्क नहीं है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट और डेंसिटी ऑफ मोड्स में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप मतलब तीन ही उनको मानते चलेंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको करना क्या है. तो उन्होंने कहा कि भाई हर फ्रीक्वेंसी पर सारे मोड एक्टिव नहीं होंगे. ठीक है, लो टेम्परेचर पर लो फ्रीक्वेंसी मोड एक्टिव होंगे और हाई टेम्परेचर पर सारे एक्टिव होंगे. ठीक है, तो भाई जो कैलकुलेशन है एनर्जी की कैलकुलेशन जो है उसमें क्या आना चाहिए, उस एनर्जी कैलकुलेशन में हमें क्या लेना चाहिए, उस एनर्जी के कैलकुलेशन में हमें, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मोड्स को क्या करना चाहिए, ठीक है, काउंट में लेना चाहिए. ठीक है, तो अब मैं डेंसिटी ऑफ मोड्स काउंट करूंगा इसमें 1D में, 2D में और 3D. ओके, तो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ phonon mode, density of phonon mode. So suppose we have, let
consider a chain of 1D atoms in solid length L. Let us consider a chain of atoms 1D atoms in length L. तो ये सॉलिड है पूरा, ये पूरा सॉलिड है, L लेंथ का सॉलिड, ठीक है। उसमें A क्या है, ठीक है, where A is lattice constant, A क्या है, lattice constant। अब यहाँ पर अगर हम अलाउड वैल्यूज ऑफ K निकालते हैं, अलाउड वैल्यूज ऑफ K, ठीक है, तो क्या होगा, ब्रैग्स लॉ जो है, ब्रैग्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, व्हाट इज ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ क्या है, कहता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, ओके। तो 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा लिखो, ये डायरेक्ट लैटिस में आपका ये, तो हमें k निकालना है, ओके। तो अब देखिए जो k मिनिमम होगा, मिनिमम k, हमें क्या करना है, आपने देखा होगा कि अगर हम, ये कौन सा स्पेस है, ये पोजीशन स्पेस है, तो हम निकालना चाहते हैं क्या, कि कितनी अलाउड वैल्यूज ऑफ k होंगी, ठीक है, कितनी अलाउड वैल्यूज ऑफ k होगी। k क्यों करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ फोनोन मोड कैसे निकलती है, देखो डेंसिटी ऑफ फोनोन मोड निकलती है ऐसे निकलती है, यानी कि नंबर ऑफ फोनोन मोड्स अवेलेबल पर फ्रीक्वेंसी इंटरवल। इसको हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, dn by dk एंड क्या dk by d ओमेगा, समझ रहे हैं आप क्या नहीं। तो ये पता है आपको, ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है यहाँ पर, ये आपको क्या बताता है, ये बताता है क्या, पर यूनिट क्या, पर यूनिट वैल्यू ऑफ व्हाट, पर यूनिट वैल्यू ऑफ k, यहाँ पर क्या है, k वेवलेंथ, ओके। ये आपका कहां से आएगा, ये तो डिस्पर्शन रिलेशन से आ जाएगा, मतलब आपके पास अननोन क्या है यहाँ निकालने के लिए, ठीक है। ये कहां से आएगा, आप, अरे भाई देखो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये तो आता है कहां से, दिस कम्स फ्रॉम द डिस्पर्शन रिलेशन, ये तो डिस्पर्शन रिलेशन से निकला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिस कम्स फ्रॉम द डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है। जैसे फोनोन का डिस्पर्शन रिलेशन अगर मैं लिखूं तो ऐसे होता है यूजुअली, ठीक है, फोर अकोस्टिकल फोनोन, आपने पीछे भी देखा होगा शायद, अकोस्टिकल फोनोन क्या होता है डिस्पर्शन रिलेशन, V प्रोपोर्शनल K, ओमेगा इज दिस, ये आपने देखा होगा कहीं पर, ओमेगा इक्वल टू वी के, है ना, अकोस्टिकल फोनोन के लिए। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये जो है ना, ये क्या होता है, इट वुड बी गिवन टू यू, इट वुड बी गिवन, ये दिया हुआ होगा, क्या नहीं पता होता आपको, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोड पर यूनिट वैल्यू ऑफ k, dn by dk, ये हमारे लिए अननोन है, ओके। अब यहाँ पर आपको निकालनी होगी k वैल्यूज, ठीक है, k की मिनिमम वैल्यू और k की मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो k की जो मिनिमम वैल्यू होगी इसमें, k min, वो कितनी होगी, k की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 2 पाई बाय l, और k की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 पाई बाय a। मेरी बात समझ रहे हैं, देयर आर टू स्पेसिंग, देयर आर टू स्पेसिंग, दो स्पेसिंग है यहाँ, एक है l स्पेसिंग और एक क्या है a स्पेसिंग। तो मिनिमम वैल्यू क्या है स्पेस में, मिनिमम वैल्यू क्या है a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है l, है कि नहीं, स्पेस में, पोजीशन स्पेस, किसमें, पोजीशन स्पेस में, ओके। और ये किसके बराबर है, ma के बराबर है कि नहीं, ये किसके बराबर है, ma के बराबर। तो कितने हैं, 0 से लेकर m तक हैं, तो l का वैल्यू किसके बराबर हो गया, ma के बराबर हो गया, ओके। तो k मिनिमम इतना है और k मैक्सिमम इतना है, क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर l जो है ज्यादा है ना, तो वो मिनिमम k देगा या मैक्सिमम k देगा, इट विल गिव यू मिनिमम k देगा, ठीक। तो जब k स्पेस में आप जाओगे, कौन सा स्पेस है यहाँ, ये पोजीशन, दिस इज योर पोजीशन स्पेस। जब आप मोमेंटम स्पेस या k स्पेस में जाओगे तो पिक्चर एकदम उल्टा होगा, पिक्चर एकदम उल्टा होगा, कैसा होगा मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा होगा, ये स्पेसिंग क्या होगी, ये स्पेसिंग पाई बाय l कैसे होगी, जरा देखिए भाई, इनके बीच में और भी तो वैल्यूज आएंगी नहीं, ठीक है, इनके बीच में जैसे k मिनिमम से लेकर k मैक्सिमम तक, अगर मैं इसको रख दूं यहाँ पर
तो क्या होगा, एल का वैल्यू क्या होगा, एम ए। ओके, फिर क्या होगा भाई, के मिनिमम से के मैक्सिमम के बीच में क्या आएगा, 2 पाई बाई 2 पाई एम माइनस 1 ए, एम माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके होगा। तो इसमें कितनी आएगी स्पेसिंग, वहां पर जो एक मोड होगा वो कितनी के स्पेसिंग में होगा, उल्टा करके देखो, आप समझ रहे हैं कितनी, तो मतलब ऐसे ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी टाइम है क्या हमारे पास, ठीक है। इसको ना इसको ना एक ही टर्म में मत लिखो, एल के टर्म में लिखो, इसको एल रहने दो, इसको एल ही रहने दो, और आप ना एक ही तरह क्या लिखो, ये लिखो, यहाँ पर ए क्या होगा, इंप्लाइज दैट एल बाय एन, है ना। एक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, नीचे आ जाएगा एल। देखना है ठीक है क्या, के मिनिमम इतना है और के मैक्सिमम इतना है। ओके, तो अगर मैं एम को क्या करता रहूं, 1 2 3 एंड सो ऑन करता चला जाता हूं, तो क्या अलाउड वैल्यूज ऑफ के मिलेगी, अलाउड वैल्यूज ऑफ के, अलाउड वैल्यूज ऑफ के वुड बी, अलाउड वैल्यूज ऑफ के होगी, आप वैल्यू रखते जाइए, ठीक है, 2 पाई बाय एल, ठीक है, तो आप म्यूट कर लिया करो भाई। ओके, तो तो अगर आप इस तरह करते जाएंगे, ठीक है, आप इस तरह करते जाएंगे, अगर के मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक, तो पर यूनिट इंटरवल ऑफ के, पर यूनिट इंटरवल ऑफ के, देयर वुड बी वन अलाउड वैल्यू, देयर वुड बी वन अलाउड वैल्यू। तो कितने इंटरवल में एक अलाउड वैल्यू, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा, पर यूनिट इंटरवल ऑफ के देयर वुड बी वन अलाउड वैल्यू। तो कितने इंटरवल में एक मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपको मिलेगा इस इंटरवल में, इतने पाई बाई एल इंटरवल में आपको एक अलाउड वैल्यू ऑफ के मिलेगी। तो जो आप कौन से स्पेस में जाएंगे, के स्पेस में, सारी पिक्चर जो है उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको, मुझे यही स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू से डिस्कस करूंगा। ओके, तो क्योंकि ये अदरवाइज ये मतलब हो नहीं पाएगा। ओके, मैं आप समझो कि मैंने यहाँ तक कराया। ओके, दैट्स योर नोट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब किसी को डाउट हो तो बताओ। सर स्लाइड शो कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ इसको ना, नेक्स्ट क्लास में एक बार और डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अधूरा रह जाएगा। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 सर यहाँ पे आपने सर हाँ जी, ना यहाँ पे आपने कंक्लूजन में लिखा है कि जो
था वो T स्क्वायर है क्या जब है? हमने लो टेम्परेचर पे निकाला था लो टेम्परेचर पे निकाला था क्या था? सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर था लेकिन आपने लिखा स्पेसिफिक हीट वेरीज एज T कंक्लूजन में सर एक्सपेरिमेंट शो करते हैं ऐसा टीक्यू, ये लिखा मैंने, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शो करते हैं, ये नहीं, ये थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये वेरी करना चाहिए ऐसा, ओके, टीक्यू करना चाहिए, बट करता क्या है? करता एक्सपोनेंशियल है, यस गलत हुआ ना, ये है गलत, इसको हम पूरा एक बार डिस्कस करेंगे। सर फिर जो क्वांटम करवाया आपने तो उसके अंदर जो एट लो टेम्परेचर करवाया वो निकालना एक बार। आइंस्टाइन ने, ये सर ये वाला सर यहाँ पे जैसे हम हमारा दो फंक्शन है हमारे यहाँ पे जैसे एक तो 1/t स्क्वायर और एक एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा/t। तो जैसे हम लेते हैं दो अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ऐसे तो अगर हम जो लो टेम्परेचर या फिर लो वैल्यू के ऊपर जो हमारा स्लोली वेरिंग फंक्शन होता है ना वो वेरी करता है तो यहाँ पे जैसे 1/t स्क्वायर वाला स्लोली वेरिंग होगा एक्सपोनेंशियल की बजाय क्योंकि एक्सपोनेंशियल अगर एक्सपेंड करते हैं हम तो उसमें t की काफी हाई पावर तक चला जाता है तो ये 1/t स्क्वायर वाला फिर क्यों कंट्रीब्यूट नहीं किया लो टेम्परेचर पर यहाँ पे। जब आप टी क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना इसमें, अगर न्यूमरेटर में होता टी तब तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, तो टी जितना छोटा होगा, टी का वैल्यू जितना छोटा होगा, मान लिया आप ले रहे हैं 0.001, यस सर 1/t क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, यस सर कितना होगा, मान लिया 1000 होगा, यस सर तो एक्सपोनेंशियल 1000 ज्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है, या 1/t स्क्वायर एक्सपोनेंशियल वाला क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, Yes. okay? अब चूंकि वो माइनस पावर के साथ है इसलिए टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बढ़ेगा ही, ये वाला टर्म तो कहता है घटना चाहिए, ओके, बट वो जो ऊपर वाला टर्म कह रहा है वो नेगेटिव साइन होने की वजह से बढ़ना कह रहा है, यस सर ठीक है, ये दैट इज व्हाई सर ये मोड का कंसेप्ट वाइब्रेशन से आता है ना किससे, यस वाइब्रेशन से। सर फिर ये दिखते भी है ये मोड सॉलिड से दिखते कैसे भाई? मतलब सर ओसिलेटिंग वगैरह कुछ देखो देख कैसे सकते हो आप, बात समझो, आपकी जो रेंज है देखने की वो क्या है, आपकी जो आई है वो तो नहीं देख सकती उसको, तो हमें तो इनडायरेक्ट ही पता लगेगा ना उसका, वाइब्रेशन का जो पता लगेगा वो डायरेक्ट पता लग जाएगा इनडायरेक्ट, वी कैन फाइंड इनडायरेक्ट ओनली ना, यस सर इनडायरेक्टली ही पता कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। सर मेरा एक डाउट था, हम्म हम आइंस्टाइन थ्योरी में सिंगल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और इसमें डिवाइस थ्योरी में कपल्ड ऑक्सीलेशन ले रहे हैं, ये क्या है, मतलब क्यों ले रहे हैं हम लोग ऐसे?